Assalamu alaikum, dear students and dear viewers. We have discussed fundamental rights features in the previous lecture. Now this is the lecture 2 of fundamental rights, in which we will have a brief discussion about all the fundamental rights of Indian Constitution. दोस्तों इससे पहले हमने मेन फीचर्स फंडामेंटल राइट्स के एक्सप्लेन किए थे, तो आज के लेक्चर में हम डिटेल में जानेंगे कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स सिटीजन ऑफ इंडिया जो है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंजॉय कर रहा है। तो आइए जानते हैं पहले व्हाट आर द मेन फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो वी नो दैट पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है आर्टिकल 12 to 35 दैट डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स। Originally जो है there were 7 fundamental rights, but after 44th amendment to the Constitution of India, the right to property, which was Article 31, has been deleted. Now it is the list, it is the constitutional right or a legal right under Article 300A. तो जैसा आप जानते हैं कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो 7 फंडामेंटल राइट्स थे, तो उसमें से एक फंडामेंटल राइट जो है दैट इज़ राइट टू प्रॉपर्टी, जो आर्टिकल 31 में था उसको डिलीट किया गया है और अब वो जो है 301 की जगह पर आया गया है एक कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट। अब वो फंडामेंटल राइट नहीं रहा, तो इसलिए हमारे पास अब सिर्फ जो है 6 फंडामेंटल राइट्स है। सो द 6 फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर, जो 6 फंडामेंटल राइट्स हमारे सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंजॉय करते हैं, जो बड़े इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स है, वही हम आज डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 पे है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। नंबर 2 है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। नंबर 3 है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 to 24। नंबर 4 है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28। नंबर 5 है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 to 30। एंड नंबर 6 है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। तो ये जो 6 फंडामेंटल राइट्स है, अब यही 6 फंडामेंटल राइट्स पूरे हिंदुस्तान के लोग जो है एंजॉय करते हैं, और अब हम 1 by 1 इन आर्टिकल्स को डिफाइन करेंगे। सो पहला फंडामेंटल राइट जो है दैट इज राइट टू इक्वालिटी, जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है, यानी 14, 15, 16, 17, 18। तो ये जो आर्टिकल्स है इसको हम राइट टू इक्वालिटी कहते हैं। तो राइट टू इक्वालिटी में जो है देयर वर 5 आर्टिकल्स, जो इसमें 5 राइट्स की जहाँ पे बात हुई है। पहला जो है आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो आर्टिकल 14 जो है इक्वलिटी बिफोर लॉ, जिसमें कहा जाता है कि ऑल द सिटीजन्स जो है दे आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड दे हैव इक्वल राइट्स। तो जितने भी सिटीजन्स हैं उनको इक्वलिटी बिफोर ऑफ लॉ या इक्वल राइट्स ऑफ लॉ जो हम कहेंगे, उनको वो चीज़ मिल जाएगी। उनको कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी ऑन द बेस ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन, दे विल बी ट्रीटेड इक्वल। नाउ सेकंड फंडामेंटल राइट जो इसमें है दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 15 में कहा गया है कि जो भी डिस्क्रिमिनेशन होती है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर, वो सारी जो है अब ख़त्म हो जाती है। अब जितने भी पब्लिक प्लेसेस है, रोड्स है या बाथिंग प्लेसेस है या वेल्स है जो ज़माने में होते थे, या टैंक्स है या होटल्स है या रेस्टोरेंट्स है या शॉप्स है, तो उन सारी जगहों पे अब कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे या सेक्स के नाम पे या प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। ये मैं आपको बताऊं कि जब हमारे पास फंडामेंटल राइट्स नहीं थे तो फिर क्या होता था, हिंदुस्तान में जो लोग हैं उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था कि अगर कभी दुकान पे 2 लोग जाते थे, एक हायर कास्ट था दूसरा लोअर कास्ट था, तो वह दुकानदार जो है वो उस लोअर कास्ट वाले को वहाँ से निकालता था या उसको गालियाँ निकालता था, कहता था कि आपने मेरा दुकान गंदा कर दिया। इसी तरह अगर किसी ट्यूबवेल से या किसी तालाब से कोई अनटचेबल पानी लेता था तो ब्राह्मण जो है उसको वहाँ से निकालते थे। तो इस चीज़ को आर्टिकल 15 में ख़त्म कर दिया गया। देन थर्ड वन जो है दैट इज आर्टिकल 16, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया कि जो हमारे सिटीजन्स हैं इंडिया के अंदर उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जितने भी एम्प्लॉयमेंट है, जितने भी जॉब्स है गवर्नमेंट सेक्टर के, और कोई भी मजहब, रेस, कास्ट या सेक्स की बेस पे या प्लेस ऑफ बर्थ की बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी उसको हम कहते हैं। देन वी हैव आर्टिकल 17 जो बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, की जो अनटचेबिलिटी इंडिया के अंदर थी कि जो लोअर कास्ट वाले थे, जो हरिजन या दलित जिनको हम बोलते थे, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था और उनको अनटचेबल का नाम दिया गया था। तो इस अनटचेबिलिटी को भी हमेशा के लिए इस आर्टिकल के जरिए से बैन कर दिया गया। तो आर्टिकल 17 जो है इट अबॉलिश द अनटचेबिलिटी इन इंडिया। देन
वी हैव आर्टिकल 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, कि जो टाइटल्स मिलते हैं, जो फॉरेन से टाइटल्स मिलते थे, जैसे सर का खिताब मिलता था या कोई और अंग्रेज देते थे टाइटल, वो उन सब चीज़ों को बैन कर दिया गया। अब अगर किसी को टाइटल बाहर से मिलेगा तो उसमें प्रेसिडेंट का कंसर्ट जरूरी है, खासतौर से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है या गवर्नमेंट ऑफिस जो होल्ड करते हैं। तो इन टाइटल्स को भी अब हमेशा इनकी इंपॉर्टेंस को ख़त्म कर दिया गया। सिर्फ वो टाइटल्स माने जाएंगे जो हमारा जो इंडिया है वो जो प्रोवाइड करता है, जैसे परमवीर चक्र या वीर चक्र वगैरह। तो सेकंड फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। तो आर्टिकल 19 टू 22 जो है, इसमें कुछ गारंटी दी गई है 6 फ्रीडम्स की। तो आर्टिकल 19 में अगर हम जाएंगे तो फंडामेंटल फ्रीडम्स टू द सिटीजन, कि बेसिक फ्रीडम जो हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया जो है वो एंजॉय करेगा। एंड देयर आर 6 फ्रीडम्स, यहाँ पे 6 आज़ादियों की बात हुई है। पहली फ्रीडम जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि हिंदुस्तान के लोगों को बोलने की, अपने ख्यालात इजहार करने की आज़ादी होगी। फ्रीडम ऑफ असेंबल, कहीं पे असेंबल होने की आज़ादी होगी। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी ग्रुप जो एंटी नेशनल ना हो वो बनाने की आज़ादी होगी। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी जाने की आज़ादी होगी। फ्रीडम टू रिजाइड एंड सेटल, किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया में जाना और वहाँ पे सेटल होना, वहाँ पे जो है अपना मकान बनाना। या फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस, या कोई भी काम कारोबार जो भी लीगल प्रोफेशन है उसको चूज करना। तो ये 6 फ्रीडम्स की बात हुई है आर्टिकल 19 में, जो फंडामेंटल राइट में आता है। देन वी हैव प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी कन्वेंशन, आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में कहा गया कि जो सिटीजन्स है, किसी भी सिटीजन ऑफ इंडिया को जो है अगर उसने वायलेशन ऑफ लॉ नहीं किया है तो उसको कोई भी चार्ज का ऑफेंस नहीं होगा, उसको कोई अरेस्ट नहीं करेगा और उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगेगा। और साथ ही इसमें कहा गया नो पर्सन कैन बी सब्जेक्ट टू अ पेनल्टी ग्रेटर देन द वन विच माइट हैव बीन इन्फ्लिक्टेड अंडर द लॉ, यानी जो पेनल्टी दी गई है, जो कानून में सजा है, वही उसको मिलेगी। और दूसरी बात, नो पर्सन कैन बी अरेस्टेड एंड पुनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो सिर्फ एक बार उसको सजा होगी, एक बार उसको अरेस्ट किया जाएगा, दूसरी बार उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। नो पर्सन accused of any offense can be forced to be a witness against himself, और एक बंदा जो है अपने खिलाफ उसको विटनेस प्रूफ नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से ये आर्टिकल जो है इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट, कि जो ज़्यादतियाँ होती थी गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिस की तरफ से या आर्मी की तरफ से, उन चीज़ों के ऊपर इससे बैन लगा दिया कि किसी भी बेगुनाह को जो है कोई सज़ा नहीं दी जा सकती। और अंडर आर्टिकल 44 में कहा गया कि जो इमरजेंसी है, इमरजेंसी में ये आर्टिकल जो है सस्पेंड भी नहीं होगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट जो है वो ड्यूरिंग इमरजेंसी सस्पेंड होते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 जो है ये सस्पेंड नहीं होगा। आर्टिकल 21 यानी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। Then we have Article 21 which protects the life and liberty of citizens as well as non-citizens. इसमें कहा गया है कि no person shall be deprived of his life and except according to protective established by law. किसी भी सिटीजन की लाइफ या उसकी आज़ादी नहीं छीन सकती जब तक कानून इसकी इजाज़त ना दे। तो इस तरह से ये आर्टिकल 21 जो है उसमें एक और आर्टिकल फिर ऐड हुआ, आर्टिकल 21A, जिसको हम राइट टू एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन कहते हैं, कि अब राइट टू एजुकेशन भी एक फंडामेंटल राइट है। ये कब ऐड हुआ? 86th अमेंडमेंट होती है 2002 में, जिसमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स के लिए इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया, और एक नया आर्टिकल ऐड हुआ, आर्टिकल 21A। देन वी हैव आर्टिकल 22 जिसका नाम है प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड डिटेंशन, यानी इस आर्टिकल में कहा गया कि किस ग्राउंड के बेस पे किसी बंदे को अरेस्ट किया गया है तो उसको ये बताना ज़रूरी है। 24 आवर के अंदर अंदर जो है उसको जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास जो है उसको पेश करना है। ज़्यादा देर तक उसको जेल में नहीं रखा जा सकता, कस्टडी में नहीं रखा जा सकता। यानी कोई भी सिटीज़न जो है अगर उसको अरेस्ट किया गया तो उसका ये राइट बनता है, इसको बता दिया जाएगा कि आपको किस चीज़ के अंदर अरेस्ट किया गया, क्यों अरेस्ट किया गया, और 24 आवर्स के अंदर ही उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। नाउ थर्ड फंडामेंटल राइट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है ये थर्ड फंडामेंटल राइट है, जिसमें आर्टिकल 23 और 24 आता है। तो आर्टिकल 23 एंड 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अगेंस्ट ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन। इसमें ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन की बात हुई है, क्योंकि हम जानते हैं हिंदुस्तान में हज़ारों साल से एक्सप्लॉयटेशन होती थी कास्ट, कलर, रिलीजन, सेक्स की बेस पे। तो इस आर्टिकल में उस चीज़ को बैन कर दिया गया। पहली बैन किस पे लगा दी गई? आर्टिकल 23 में कहा गया प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर, कि
इंसानों का कारोबार करना, इंसानों को खरीदना और बेचना, ह्यूमन बींग्स का सेल जो है दैट इज बैनड। और साथ ही फोर्स्ड लेबर जो है जिसको हम बेगार सिस्टम बोलते हैं, इसको भी इस 23 आर्टिकल में बैन कर दिया गया कि इस आर्टिकल के जरिए से अब किसी भी बाइंग ऑफ मैन एंड वुमेन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीपल, फोर्स देम टू वर्क एज अ बाउंडेड लेबर और वर्क विदाउट रेन्यूमिनेशन, वो सारा जो है इसमें बैन कर दिया गया, जिसको हम बेगार सिस्टम भी बोलते थे। जैसे आपको पता होगा कश्मीर में जो है 47 से पहले जब यहाँ पे महाराजा की हुकूमत थी तो यहाँ पर भी लोगों को बेगार पे लेते थे, बेगार गसुन। तो उसमें क्या होता था, लोगों को विदाउट रेन्यूमिनेशन, विदाउट वेजेस उनको बेगार पे लेते थे, और इसको भी बैन कर दिया गया अंडर दिस आर्टिकल 23। नाउ अंडर आर्टिकल 24 कहा गया प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, कि छोटे बच्चे जो है जिनकी एज 14 साल से कम हो, इनको भी किसी भी हैजार्डियस जॉब या फैक्ट्री के अंदर इनको काम पे लगाना, दैट इज आल्सो द एक्सप्लॉयटेशन, जिसको हम चाइल्ड लेबर का नाम भी देते हैं। देन वी हैव फोर्थ फंडामेंटल राइट, दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हम जानते हैं इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, और इसलिए फंडामेंटल राइट जो हमारा है बनता है दैट इज फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि जितने भी रिलीजन इंडिया के अंदर उन सबको आज़ादी है अपना मजहब प्रमोट, प्रोपोगेट या प्रैक्टिस करने की। तो आर्टिकल 25, 26, 27, 28 जो है, ये 4 आर्टिकल है जिसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया। तो इस समय जो आर्टिकल 25 है उसमें कहते हैं फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, कि जितने भी सिटीजन ऑफ इंडिया है, चाहे वो किसी भी मजहब को बिलोंग करते हो, वो अपना मजहब प्रमोट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रोपगेट कर सकते हैं, उनको कोई रोकेगा नहीं। इस तरह आर्टिकल 26 आता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, कि कॉन्स्टिट्यूशन आपको इजाज़त देती है कि आप कोई भी अपना मजहबी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, कोई चैरिटेबल वर्क कर सकते हैं, चैरिटेबल पर्पज़ के लिए बनाएंगे या रिलीजियस मैटर्स के लिए बनाएंगे, दरसगाह, दारुल उलूम या टेम्पल्स, तो उसमें आपको पूरी आज़ादी होगी। इस तरह इसमें एक और आर्टिकल है आर्टिकल 27, जिसमें कहा गया फ्रीडम फ्रॉम पेइंग टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, कि आप किसी मजहब को बिलोंग करते हो तो आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। यानी आर्टिकल 27 कहता है द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन दैट नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स, द प्रोसीजर फॉर विच आर स्पेसिफिकली अप्रोप्रिएट द पेमेंट ऑफ, क्योंकि पहले क्या होता था, टैक्स लेते थे जो रिलीजियस कम्युनिटीज होती थी, अब किसी भी मजहबी कम्युनिटी को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। फ्रीडम एज टू अमेंड इन रिलीजियस फंक्शंस अटेंड, यानी आप किसी भी रिलीजियस फंक्शन को अटेंड कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 28, कि आप किसी भी मजहब को बिलोंग करते हो तो आप अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में जो उसके लिए फंड रेज कर सकते हैं, उसके लिए उसको अटेंड कर सकते हैं, वो फंक्शन, वो त्यौहार जो है वो सेलिब्रेट कर सकते हैं। इस किस्म की भी आज़ादी आपको मिलेगी। देन आर्टिकल 5 जो है फंडामेंटल राइट जो 5th पे आता है, दैट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जिसको हम माइनॉरिटी राइट्स भी कहते हैं। ये आर्टिकल 29 और 30 है, क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया में डाइवर्सिटी है, डिफरेंट कास्ट्स है, डिफरेंट लैंग्वेजेस है, डिफरेंट कल्चर्स है, तो इनको भी प्रोटेक्शन मिल गया अंडर आर्टिकल 29, 20 और 30 में। इसमें कहा गया राइट टू मेंटेन लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफ इंडिया जो है उसमें ये आर्टिकल ऐड हुआ 29 आर्टिकल, जिसमें कहा गया कि जितने भी कल्चर्स है, जितने भी यहाँ पे लैंग्वेजेस है, जितने भी यहाँ पे स्क्रिप्ट्स है, उनको प्रिजर्व किया जाएगा, उनको कोई ठेस नहीं पहुँचाई जाएगी और उनको प्रमोट करने के ऊपर कोई पाबंदी नहीं होगी। यानी अगर बंगाली लैंग्वेज, तमिल लैंग्वेज, मराठी लैंग्वेज, कश्मीरी कल्चर, जितने भी आपके ट्रेडिशनल कल्चर, उनको प्रमोट करने की आज़ादी। आर्टिकल 30 में है राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, कि आप अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए कोई भी इंस्टीट्यूट जो है, खासतौर से जो माइनॉरिटीज़ है, वो अपने रिलीजन या अपनी लैंग्वेज को बचाने के लिए कोई भी अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं और अपने कल्चर या अपने रिलीजन को प्रमोट कर सकते हैं और उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड राइट टू प्रॉपर्टी जो आर्टिकल 31 था, ये 6th फंडामेंटल राइट था जो डिलीट हुआ है और अब उसको एक लीगल राइट बना दिया गया है अंडर आर्टिकल 3001A। तो उसके बाद लास्ट फंडामेंटल राइट आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, आर्टिकल 32 जिसको राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज कहा जाता है, जिसको सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था। और इसमें क्या कहा गया है, द राइट टू मूव द कोर्ट फॉर सिक्योरिंग एंड द फंडामेंटल राइट इज एनश्योर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 प्रोवाइड्स इफेक्टिव प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन एंड एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 32 आपको गारंटी देता है कि अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाता है तो यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट, यू कैन गो टू हाई कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो डायरेक्शंस देगा
उन इंस्टीट्यूशंस को, उन ग्रुप्स को या उन पर्सनैलिटीज़ को जिन्होंने आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट किया हो। जो जिस रिट्स में हैबस कॉर्पस आता है, मैंडोमस आता है, प्रोहिबिशन आता है, क्यो वारंटो आता है, तो ये सारी रिट्स जो है ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है इन फेवर ऑफ एनी सिटीजन जो है दे सकता है, जिससे आपके फंडामेंटल राइट की प्रोटेक्शन हो सकती है। क्योंकि जो आपके फंडामेंटल राइट्स है उसमें हमने कहा आर्टिकल 20 और 21 तो जो है वो तो इमरजेंसी में भी जो है स्टैंड है, लेकिन बाकी जो फंडामेंटल राइट्स है वो आपको मिलते हैं कि नहीं, उसमें कोर्ट की डायरेक्शन जब आती है तो इस राइट के अंडर आप कोर्ट की तरफ रुजू कर सकते हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो वो आपके बारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेगा। तो ये गारंटी आपको राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में मिलता है। तो इस तरह से ये 6 फंडामेंटल राइट्स हमने कंप्लीट कर लिए और ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं सारे स्टूडेंट से गुजारिश करता हूं कि वो इस चैप्टर को एक दो बार सुने, और ताकि ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बल्कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं उसमें फंडामेंटल राइट्स से जुड़ी हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आपको कैसा लगा अपनी ओपिनियन जरूर देना, और साथ ही जो है आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और जो भी आपके ओपिनियन है हम उसको कंसिडर करेंगे। और साथ ही आप हमें बता दें कि आगे कौन सा लेक्चर हमें अपलोड करना है, क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस चल रहे हैं अभी जो यूजी सेकंड सेमेस्टर का है। तो इसके बाद हमारा नया टॉपिक आएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो है इसको आप सर्कुलेट करें और इसके ऊपर जो है हर एक जो अपनी ओपिनियन दे, जो भी क्वेश्चन है, जो भी कन्फ्यूजन है। और हम जो है जो अब यूट्यूब के ऊपर जो है इसके ऊपर एक क्वेश्चन सीरीज भी शुरू करेंगे। आपको कुछ क्वेश्चन पूछेंगे रिगार्डिंग दिस फंडामेंटल राइट्स, तो आप उसका आंसर बता दें ताकि जो भी कोई कन्फ्यूजन है इसके अंदर वो दूर हो जाए। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।